जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आपको जो अपना चैप्टर गुरुत्वाकर्षण वो आपको पढ़ाया है, ठीक है। दोस्तों उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे। दोस्तों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हमने फेस किए थे, हमारे भाइयों ने फेस किए थे, और जो आप आगे आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यू विल फेस दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन योर अपकमिंग अग्निवीर एयरफोर्स एग्जाम। यू ऑल नो अबाउट इट दैट कि द फिजिक्स सेक्शन इन द अग्निवीर एग्जाम इज सो टफ। यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पर जो हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इजी नहीं है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों 18+ स्कोर चाहिए तब आपको भाइयों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। और दोस्तों कैसे इन क्वेश्चंस को हम स्मार्ट अप्रोच के साथ, कैसे इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो भाइयों रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड भाइयों प्लीज़ आज और भाई कमेंट अवश्य करना, ताकि हमें उस कमेंट को पढ़कर हमें अंदर से ये हो कि हाँ हमारे भाई हमारे साथ है। और दोस्तों आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियोस आपको चाहिए, वो भी आपको कमेंट करना कि आपको मैथ की वीडियो चाहिए, अर्थमेटिक मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, कैसी वीडियोस आपको चाहिए। यू जस्ट हैव टू कमेंट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर, आई विल ट्राई टू गिव यू द वीडियोस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, दोस्तों अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि समुद्र के अंदर उठने वाला ज्वार का कारण क्या है। सबसे पहले मैं दोस्तों को बता दूं, जो ये चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स प्लस जो थ्योरी के क्वेश्चन है, वो मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे आने के चांसेस बहुत ही कम है, और जो थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आने के चांसेस अपने बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों चाहे मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जितनी बार भी आपने एग्जाम दिया हो, चाहे आपने डिफेंस के अंदर चाहे जिस भी टाइप का एग्जाम दिया होगा, ICG हुआ, NDA हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, ये क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, NDA, ICG का फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर उठने वाला ज्वार का कारण होता है सूर्य द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। सो इट मीन्स कि आपका बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो। ओके, देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करने से पहले आप सभी को ये पता है कि जो अपना जो ये गुरुत्वीय जो बल होता है, गुरुत्वीय, ये आप सभी को पता है जो ये गुरुत्वीय बल होता है ये गुरुत्वीय भार के ऊपर डिपेंड करना है, यानी कि ये अपना mg होता है, यानी कि जितना mg होगा, जिस टाइप से mg अपना चेंज होगा, यानी जिस टाइप से अपना मास चेंज होगा, उसी प्रकार अपना गुरुत्वीय बल भी चेंज होगा। ओके, आप सभी को ये बात पता है। आगे देखो कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव यानी कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव कम है तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा बल है जो परिवर्तित होगा। आपका ए ऑप्शन है श्यान बल, से अगला बी ऑप्शन आपका है आर्किमिडीज का उछाल बल, सी ऑप्शन आपका है स्थिर विद्युत बल, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों देखो आर्किमिडीज का जो हमारा बल है, इस बल के अंदर दोस्तों क्लियरली आपको ये पता है कि जब हम दोस्तों ऐसा कोई बीकर है, मैं आपको दोस्तों ये शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने तो आपको RSR से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो RSR आपको पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। देखो आपको पता है कि आर्किमिडीज के अंदर के अंदर क्या होता था कि देखो आपने ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी वो फील की होगी क्या कि अगर हम किसी बीकर के अंदर जो पानी से भरा हुआ, अगर उसके अंदर अगर हम V आयतन या फिर m मास का कोई पिंड उसके अंदर डुबोते हैं तो उतना ही इसका जो ये मास होता है, यानी उतना ही मास का मतलब जितना मास इस पिंड का है और जितना आयतन इस पिंड का है, उतना ही आयतन और उतना ही मास का जो ये पानी है, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, वो ये बाहर निकलता है या फिर इसका ऊपर उठ जाता है। मतलब अगर बीकर पूरा भरा हुआ है तो जितना मास इसका था, जैसे कि अगर इसका मास अपना था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। इट मीन्स कि इसके अंदर अपना मास काउंट हुआ, मतलब ये टोटली डिपेंड ऑन द मास, यानी जो आर्किमिडीज का उछाल बल है इट टोटली डिपेंड ऑन द मास। सो अगर हमारा गुरुत्वीय बल अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारा आर्किमिडीज का उछाल बल है वो भी कम होगा, या फिर इट मीन्स कि वो प्रभावित होगा, इट विल बी अफेक्टेड। और दोस्तों इसके अंदर अपना जो सी आंसर आपको इससे बताया कि जो स्थिर विद्युत बल है, जो 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आप ये पढ़ोगे स्थिर विद्युत बल ये टोटली डिपेंड ऑन द चार्ज नॉट द मास। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। पृथ्वी का एक उपग्रह है एक समान वेग से, यानी पर दोस्तों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और दोस्तों ये देखो ये रियल प्रीवियस क्वेश्चन है जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। देखो आप
देखो दोस्तों, आप क्या है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से एक वर्तीय कक्षा। दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन आईसीजी के अंदर आया हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम आईसीजी के अंदर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छे खासे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आईसीजी के अंदर आया हुआ। क्या है क्वेश्चन है कि अगर कोई पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वर्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, तो अचानक अगर गुरुत्व बल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। आप में से दोस्तों 100%, आप में से दोस्तों 99.99% स्टूडेंट का क्या आंसर होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ सर यही आंसर हमने कमेंट किया था। क्या देखो, इसके अंदर आप 100 में से 100% दोस्तों आपका आंसर क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट होगा, क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है, अगर ऐसे कोई पिंड है, अगर देखो, अगर ऐसे कोई पिंड है, अगर वह पृथ्वी, मानो कि यहाँ पर ये पृथ्वी अपनी है और इसके चारों तरफ इतनी आर रेडियस के अंदर कोई उपग्रह अगर ये गति कर रहा है, तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल समाप्त हो जाए तो आप में से 100% स्टूडेंट का क्या आंसर होगा कि सर ये पिंड है हमारा, जो ये उपग्रह है, ये उसी वेग से इसी की दिशा में गति करता रहेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसका मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा। मैं गारंटी के साथ आपको ये बता सकता हूँ। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपने दोस्तों आरएस सर से लास्ट जो अपना चैप्टर था, जिसके अंदर आपने आरएस सर से मतलब जो इनर्शिया वाला टॉपिक है वो आपने पढ़ा है, और उसकी प्रैक्टिस क्लासेस हमने भी आपको वो उसकी प्रैक्टिस जो हमारे क्लासेस थी उसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि उसके अंदर अपना उसके अंदर अपना मतलब 3 टाइप का जो ये इनर्शिया होता है। पहला इनर्शिया होता है अपना पहला इनर्शिया ऐसा होता है कि जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरा इनर्शिया होता है जो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, और तीसरा इनर्शिया क्या होता है, जो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। और तो वही तीसरा इनर्शिया यहाँ पर काम करेगा। क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होगा इसका आंसर। देखो, मानो ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी के ऊपर मानो ये हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर ये मतलब यहाँ बीच में हमारी पृथ्वी, और इतनी आर रेडियस पर ये कोई उपग्रह यहाँ से ये गति कर रहा है। मानो यहाँ से ये उपग्रह ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी देखो, ये ऐसे गति कर रहा है, तो इस समय इसकी डायरेक्शन ऐसी है। अगर ये यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, अगर ये यहाँ पर होगा तो इसकी ऐसी होगी, अगर यहाँ पर ऐसे होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन पृथ्वी के इसकी डायरेक्शन जो ये वर्तीय पता है उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई पिंड ऐसे गति कर रहा हो, अगर आप ऐसे अगर आपको ये चीज़ समझ ना आई तो आप ऐसे समझो। देखो, मानो ये कोई वर्तीय पथ है, और ये बीच में ऐसे ये कोई वस्तु है, और इसके आर जो ये रेडियस इस पर ये वस्तु गति कर रही है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर गति करते हुए किसी वस्तु की डायरेक्शन जो ये वर्तीय पथ है इसकी स्पर्श रेखा के अलोंग होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इस पिंड की जो डायरेक्शन और जो ये अपना ये वर्तीय पथ है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश है। मतलब इसकी कोई एक डायरेक्शन है। मेरा इतना समझाने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं चाहूँ तो आपको इतना बता सकता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बट नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक भाई को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए जो उसने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखो, इसकी एक डायरेक्शन मतलब ये अपना कौन सा नियम, ये दिशा का जड़त्व फॉलो करता है, यानी कि यह दिशा का जड़त्व फॉलो करता है। और दोस्तों दिशा का जड़त्व फॉलो करता है, इसका मतलब कि अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, मतलब अपना जी समाप्त हो गया, और अगर जी समाप्त हो जाएगा इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि फिर उसके पश्चात अगर अपना जी समाप्त हो गया तो इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हमारा खत्म हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, और अगर इसकी डायरेक्शन बदलेगी बट अब मैंने क्या बताया, बट अगर जो दिशा का जड़त्व है वह चाहता है कि उसकी दिशा ना बदले, वह चाहता है दिशा ना बदले। मतलब जो अगर ये जी समाप्त होगा तो ये तो चाहता है कि उसकी दिशा बदले, बट जो ये दिशा का जड़त्व ये चाहता है कि इसकी दिशा ना बदले। तो यहाँ पर दिशा का जड़त्व जो इनर्शिया वह काम करेगा, और उसकी वजह से ये अपनी स्पर्श रेखा के अनुदिश वे वेग से गति करेगा। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में। और भाई इतना ब्रीफ में इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाया मेरे भाई। इतने इसके अंदर दोस्तों कितने अच्छे से आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। ओके सो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लगे तो भाई एक वीडियो शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है बड़ा इजी क्वेश्चन है कि पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। सबको पता है कि पृथ्वी से वायुमंडल जो गुरुत्व है उसकी वजह से संबद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना हुआ। पृथ्वी के केंद्र पर सभी को पता है कि जी का मान क्या होता है, जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, जहां पर जी 0 होगा वहां पर भार शून्य होगा। बट दोस्तों ट्विस्ट देखो, अब मैं क्या लाता हूं अपने क्वेश्चन के अंदर, ट्विस्ट क्या है, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। क्यों? कि द्रव्यमान मास डज नॉट डिपेंड ऑन दी ग्रेविटी बट जो इसका भार होता है यानी जो mg होता है, यानी कि जो mg होता है इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। तो इट मीन्स इसका भार शून्य होगा बट इसका द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। आई होप सो दोस्तों अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ भाई। मगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका सी सही होगा, बट नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक भाई का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर उसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को ना मिले तो इससे संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन इससे वहाँ पर देखने को मिले तो उसे सही कर सकता है। अगर मैं दोस्तों मैं बताऊँ कि इससे जो ये पर्टिकुलर 5 का जो ये क्वेश्चन इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर मैं आपको चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूं जिसका आपको आंसर कमेंट करना है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर कैपिटल एम है तो उसका भार मून पर कितना होगा, यानी आपको उसका एम सी बताना है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर कैपिटल एम है तो उसका संदर्भ वहां पर भार कितना होगा, ये आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना। और दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, इससे ही संबंधित सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि दो मास के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो। दोस्तों देख सकते हो ये क्वेश्चन नेवी एमआर के अंदर आया हुआ है। ये मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट इजी है, आप आराम से समझ सकते हो। आप सभी को पता है कि जो लगने वाला जो अपना जो ये बल होता है गुरुत्वीय बल, वो होता है एफ। जो ये बल होता है वो होता है अपना एफ बराबर, जस्ट वेट, देखो अब बता रहा हूँ, ये जो एफ बराबर G(m1 m2 बटा r² होता है ना। ओके, आपको पता है कि बल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है 1/r²। तो आपको पता है कि दूरी दोगुनी हो गई तो बल 1/4 हो जाएगा। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ना पता हो भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट भी ना पता हो ना तो भाई आपको स्टडी की गहन स्टडी की नीड है भाई, आपको डीप स्टडी की नीड है मेरे भाई। इतने नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा तथ्य ये प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की तरफ होती है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार। मतलब दोस्तों देखो ये क्वेश्चंस आपने आज तक चाहे किसी से ही पढ़ा हो दोस्तों, अगर आपने आज तक चाहे किसी से ही पढ़ा हो, चाहे आर एस सर को छोड़कर आपने किसी से ही पढ़ा भाई दोस्तों, ऐसी मतलब इतने इजी क्वेश्चन आपको वो करवाते हैं चैप्टर से, हार्ड क्वेश्चन वो नहीं करवाते क्योंकि भाई उनको अपने आप को ये क्वेश्चन आते नहीं है। मतलब आते तो हैं बट उनको स्टूडेंट को समझाना आता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो रियल क्वेश्चन है जो एयरफोर्स एग्जाम में, दोस्तों मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो ये क्वेश्चन भाई एज इट इज क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिले, एज इट इज देखने को मिले। ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है और उसी के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। और एक बड़ा भाई होने की वजह से अगर आप मेरी बात को मानते हो और आप मुझे अपना भाई मानते हो तो दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, एज इट इज क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा मतलब कथन ये प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी डायरेक्शन वो अपनी जो है सन उसकी तरफ होती है। देखो आपको पता है कि मानो ये अपना ये सौरमंडल है, ठीक है, ये सौरमंडल है और यहाँ पर बीच में अपने सन अंकल है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, ठीक है, मतलब पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे गति करती है ना, मतलब ये अपनी अर्थ है और ये अपना ये अपने सन अंकल है, ठीक है। अब देखो ये पृथ्वी ऐसे इसकी तरफ गति क्यों करे, क्योंकि इसके बीच इन दोनों के बीच में है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ओके, गुरुत्वाकर्षण बल, ओके, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखो नीचे जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए, नीचे जो ये क्वेश्चन लिखे हुए, इनमें से आपको ये देखकर बताना कि किस कथन से आपको ये पता लगता है कि इनकी, देखो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से बस पहले ये देखना है कि निम्न में से किस कथन को देखकर ये लगता है कि दोनों के बीच में आपका वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और जब आप इस मतलब आंसर को पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाए। देखो कि पहला ऑप्शन है कि जो पिंडों का पूर्व की ओर जो हुआ विचलन, ये ऑप्शन बना हो नहीं सकता। बी ऑप्शन है कि पृथ्वी का सूर्य की चारों तरफ जो वो परिक्रणन है। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रणन करती है, इसी वजह से करते हैं कि उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन है सी, पृथ्वी पर इतना होना नहीं, ओके। सो देखो पृथ्वी पर पहला दोस्तों आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ। देखो पृथ्वी के ऊपर अपने जो दिन और रात होते हैं दोस्तों, जो दिन और रात होते हैं वो दोस्तों वो पृथ्वी की अपनी घूर्णन गति की वजह से होता है,
ओके, मतलब जो पृथ्वी की जो अपनी घूर्णन गति होती है, मतलब पृथ्वी अपने एक्स पर, देखो मैं आपको ऐसे बता दूं, देखो मानो ये अपने देखो जो मेरा हाथ में है ये अपने है सनंकल और ये अपनी पृथ्वी। देखो अब पृथ्वी सूर्य की तरफ कैसे परिक्रमा करती है, देखो ऐसे नहीं करती। देखो पृथ्वी सूर्य की तरफ ऐसे नहीं करती परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की तरफ ऐसे करती परिक्रमा, मतलब ऐसे करती परिक्रमा। ओके, मतलब आप लोगों का क्या डाउट है, देखो पृथ्वी सूर्य की तरफ ऐसे परिक्रमण ऐसे नहीं करती है, पृथ्वी सूर्य की तरफ ऐसे करती है परिक्रमा। देखो मतलब पहले तो अपने एक्स पर ये घूमती है, मतलब पहले तो अपने एक्स पर ऐसे घूमती है, फिर उसके पश्चात ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार इस मार्ग मतलब जिस प्रकार ये पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार इसी जो ये गति उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और इसी गति की वजह से अपने पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि वायु में एक दूसरे पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 केजी के मास के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना। बड़ा इजी क्वेश्चन और बड़ा ही नॉर्मल और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। देखो मतलब कि वायु में स्थित 1 केजी, आपको पता है सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ आपको पता है कि एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, पता है सभी को। आप देखो यहां पर आपको जी का मान आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और दोस्तों आपको इसका मात्रक कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो m1 और m2, m1 और m2 क्या है, m1 और m2 आपको दिए गए 1, ओके, और आर स्क्वायर आपको दिया गया 1। तो भाई आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा। इसका आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको भाई बिना लिखे हुए बिना नोट डाउन किए आपको करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में 2 समान द्रव्यमान के मतलब के जो कण है वो आर रेडियस की वर्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो कण की चाल क्या होगी। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, और मेरे को पता है कि 100% स्टूडेंट इसके अंदर क्या ऑप्शन करेंगे। 100% क्वेश्चन स्टूडेंट है वो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बट दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपने टिक किया तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है आपको बता दो भाई, इसके अंदर बड़ा ही जहर कॉन्सेप्ट है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में दावे के साथ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई। और इस क्वेश्चन के अंदर 100% आप चाहे किसी से भी पूछ लेना, आपको जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते हैं केवल आर एस सर को छोड़कर, इसका ऑप्शन नंबर बी आपको टिक किया हुआ मिला है। बट दोस्तों मैं क्या बताऊंगा वो आपका आंसर सही होगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। मेन थिंग है दोस्तों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। क्या है कि देखो आर रेडियस का एक वर्तीय पथ है। देखो पहले बनाओ, ये आर रेडियस का अपना एक वर्तीय पथ है। ठीक है, मतलब कहने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आर है। ओके, आर रेडियस के एक वर्तीय पथ पर 2 समान द्रव्यमान के एक कण वो गति कर रहे हैं, तो प्रत्येक कण की चाल क्या होगी। अब देखो दोस्तों इसके अंदर आर का मतलब है पृथ्वी। ओके, आर का मतलब है पृथ्वी। आपको आपके अंदर ये मतलब कि वो समझ होनी चाहिए कि अगर हमें जो इस चैप्टर के अंदर अगर आर का कहीं जिक्र होता है तो वो आर पृथ्वी से संबंधित होगी। आपको इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है कि मतलब आपको ऐसा मानना कि जैसे ये पृथ्वी का अपना सेंटर है, और पृथ्वी के सेंटर से आर रेडियस मतलब ये पृथ्वी की ये है परिधि, यानी पृथ्वी की परिधि पर 2 ऐसे कण हैं। मतलब मेरे क्वेश्चन को दोबारा वो समझो। देखो यानी कि इसका अंदर क्या है कि पृथ्वी की परिधि पर 2 ऐसे कण हैं जो इसके पृथ्वी परिधि पर वो गति कर रहे हैं, तो इसकी कोणीय चाल क्या होगी। आपको पता है कि v बराबर GM/√2r होता है, सभी को पता इतना होता है ना। बट ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर गलत है। गलत क्यों आपको बता रहा हूं। देखो एक कण यहां पर है और एक कण यहां पर है। अब आपका क्या डाउट होगा कि सर ऐसे भी तो हो सकता है ये कण। भाई ऐसे कभी नहीं हो सकता। 2 कण है वो हमेशा और हमेशा ऐसे के जो व्यास है इसके लंबे, या तो ये कण ऐसे हो सकते हैं, या कण ये ऐसे हो सकते हैं, या कण ये ऐसे हो सकते हैं। कहने मतलब ये है कि 2 कण होंगे, उनके बीच में दूरी हमेशा 2r होगी। इसके व्यास के लंब होगा। अब भाई ये व्यास के लंब क्यों होगा, क्योंकि मानो अगर ये एक कण यहाँ और एक कण यहाँ पर है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और एक दूसरे को जब आकर्षित कर लेंगे तब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा और हमेशा दोनों कण वो हमेशा और हमेशा इसके व्यास के अलग होंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन है वो होगी अपनी 2r, हो गया ना 2r। मतलब जो 2 कण है इनके बीच में लगने वाली दूरी है वो 2r, यानी आपको कैपिटल डी का मान आपके पास 2r है ना 2r। चलो क्योंकि आपको के पास कैपिटल डी का मान आपके स्मॉल डी का मान आपके पास 2r है। अब देखो अब आपको ये पता है कि इसके बीच में आपको अब ये पता है कि जो यहाँ आपको ये बात पता है कि किसी भी वर्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अब देखो अभी इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, mv² अपॉन r बराबर
बराबर अभी केंद्रीय बल बराबर होगा इनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के। क्या है इनके बीच में? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा क्या होगा 2r। ओके 2r क्या, क्यों इसके बीच की जो दूरी है वो 2r का होल स्क्वायर। ओके अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो देखो आपको क्या होगा, एम से एक एम से एक एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर जी इस कैपिटल एम बटा 2 या फिर 4r स्क्वायर। एक आर से एक आर गया, यहाँ पर अपना आर बचा। ठीक है तो v बराबर 1/2 रूट जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे भाई इतना जहर कॉन्सेप्ट था, इतना डीप से भाई कोई नहीं बताया मेरे भाई, गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपके अंदर आप इस क्वेश्चन में आपको ये बता सकता हूँ इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बट भाई ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये मेरी आत्मा मेरे को ये कहने पर ये करने पर मेरे को मतलब कि मैं ये चाहता हूँ मेरे हर एक भाई को हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो भाई आपको वीडियो दोबारा देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको है पृथ्वी जिसका मास इतना है सूर्य के चारों तरफ इतने कोणीय चाल की वजह से और जिसकी कोणीय वेग से इतनी रेडियस के एक वर्तीय पथ पर गति कर रही है, तो इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन देखो, इस पर आरोपित बल आपको पता है कि आरोपित जो बल है वो बराबर अपना होता है एम ए, सभी को पता है। मतलब ये आई थिंक कि जो फिजिक्स की जो एयरफोर्स नेवी की स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो उसको इस फॉर्मूले के बारे में पता है ना आप सभी को। अब आप देखो ए बराबर क्या होता है, आप सभी पता है कि ए बराबर देखो ए बराबर आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना। आई थिंक पता होगा ये चीज़, तो आपने आरएसएस से पढ़ा है, तो इट मीन्स मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है। देखो ए बराबर, अब यहाँ ए को यहाँ पर आपको वो पुट करना है। देखो ए को अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, जस्ट वेट, यहाँ से थोड़ा सा ये गीला हो रखा है, देखो अब इसको यहाँ पर अगर आप वो पुट करते हो ए बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब आपके पास ओमेगा का मान है, एक आपके पास एम का मान है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अगला देखो इसका आंसर आपको आएगा डी आर, अब इसका आंसर डी आएगा। ठीक है तो आपको इसका आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान निम्न में से किसके समान होते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा ही जहरीला कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन को जब मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना यार, मतलब अंदर से ये होता है कि हाँ हमारे भाइयों को ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए यार, मतलब उनको ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए ताकि उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो यार, उनको रियल क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले। देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो कि पृथ्वी का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का मास है वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जी पर भी डिपेंड करेगा, पृथ्वी की जो ये गुरुत्व तीव्रता उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो गुरुत्व बल वो तीनों पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी, अब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त, अगला क्वेश्चन इसका भी वो है बापू क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया आपको, देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दो बल, आपको पता है कि दोनों बल के बीच की जो वो इतनी है और इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो तो के का मान क्या होगा। आप सभी को पता है कि आपने आरएसएस से क्या अगर क्लास ली तो आप सभी को पता है क्या कि ए बराबर जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर होता है, और जी की जगह यहाँ पर आपको दिया गया है के। इट मीन्स कि जो जी के जो कॉन्सेप्ट जी का होगा वही कॉन्सेप्ट अपना किया होगा। आपको पता है कि जी का मान किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। जी का मान ना तो पृथ्वी के मास पर डिपेंड करेगा, ना ही मतलब जी का मान ना तो किसी ग्रह उपग्रह के मास पर डिपेंड करेगा, जी का मान ना ही किसी वस्तु के मास पर डिपेंड करेगा, ना ही उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। यह एक नियतांक राशि है। तो क्या जी किसी पर भी डिपेंड वो करेगा। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जी ऐसी तो कोई वो चीज़ होगी या फिर ऐसी तो कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर जी डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, जी कॉन्स्टेंट होता है। वहीं आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी भाइयों, जी हमेशा मापन की पद्धति और पर डिपेंड करेगा, मतलब मापन की पद्धति पर ये डिपेंड करेगा। क्यों, आपको पता है कि जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वो होता है केजी स्क्वायर होता है। बट इसको अगर आप डाइन वगैरह में चेंज करते हो तो इसका आंसर आया 0.667 इंटू 10⁻⁸ होता है। पता है ना क्यों, क्योंकि ये इसकी मात्रा की पद्धति पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स कि जी का जो मान है वो मात्रा की पद्धति पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास है। अगला क्वेश्चन है कि मून एंड पृथ्वी के जो मतलब जो है सेंटर्स उनके बीच की दूरी डी है और पृथ्वी का मास इतना है और पृथ्वी के केंद्र से लगने वाला बल क्या। भाई दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है
बट अगर चाहते हो तो इसका आंसर आपको मैं वो बता सकता हूँ। इसके अंदर अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर अपना होता है कि रूट एम बटा रूट M1 + M2 का होल, मतलब ऐसे कुछ हिसाब से इस क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन नंबर सही होगा, 9.10 इस हिसाब से कुछ होगा, बट आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़ो आप। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन ICG के अंदर आया हुआ है। ओके, ICG के अंदर भी आया हुआ है और ये एयरफोर्स के अंदर भी आया हुआ है। क्या कि किसी वैज्ञानिक ने, मतलब कौन था ऐसा, मतलब था जिसने जी का मान दिया। तो आप सभी को पता है कि जी का मान सबसे पहले दिया कैवेंडिश ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि मून का मास इतना है और इसकी रेडियस इतनी है, तो इसकी का मान कितना होता है, मतलब जी का मान को पूछा है। अब होता है जी का मान जी बराबर G/m/r² होता है। तो इस अगर इस फॉर्मूले से अगर आप निकालते हो तो जी का मान आप सभी को पता है ये अपना कांस्टेंट होता है, m का मान आपको दिया गया, r का मान आपके पास है। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो इसका 1.62 न्यूटन प्रति केजी का आपका आंसर सही होगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप दोस्तों। देखो मेरा मेन मकसद था कि मैं आपको अप्रोच सिखाऊं। मैं अगर चाहूँ तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ, बट नहीं, अगर मैं आपको अगर मैं चाहता हूँ अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो उससे समझ आप 1000 क्वेश्चन को सोल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान उपग्रह तथा पृथ्वी के ऐप दोनों बराबर हो। इसका उपग्रह का कुल बल कितना हो, दोबारा समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ, मानो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी अर्थ है, और इसके चारों तरफ, इसके यहाँ पर अपनी पृथ्वी और इसके चारों तरफ ऐसे कोई उपग्रह वो चक्कर लगा रहा है, मतलब ये उपग्रह है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और तो अभिकेंद्रीय बल आपको पता है कि इनके बीच में लगने वाला अभिकेंद्रीय बल हमेशा इसकी तरफ होगा, और लगने वाला बल उपग्रह का उपग्रह पर पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है दोनों बराबर है। देखो आपको पता है ये बल और पृथ्वी का जो उपग्रह पर जो अपना ये जो है गुरुत्व बल है, ये दोनों बराबर है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी हो चाहे कुछ भी हो, पृथ्वी हो, देखो आप पता है कि जो अपने यहाँ पर ये है, जो ये है अपने सनंकल, और यहाँ पर पृथ्वी है। तो आपको पता है पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ किस बल की वजह से गति करती है। आपका आंसर होगा सर ये गुरुत्वाकर्षण बल। बट भाई ये गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ से? गुरुत्वाकर्षण बल इसके और इसके बीच में लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की वजह से आया मेरे भाई। इनके और इनके बीच में लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की वजह से आया। और सेम ये कॉन्सेप्ट है, ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर अपने है मून अंकल। तो पृथ्वी और के चारों तरफ मून अंकल है, वो क्यों गति करते हैं? आपका आंसर होगा कि सर ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। बट ये गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ से? इनके बीच में लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्या कि अगर ये दोनों बल बराबर है तो आपको पता है कि अभिकेंद्रीय बल और जो ये गुरुत्वाकर्षण बल ये बराबर होता है। इट मींस कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एफ होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप कि उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है? दोस्तों एयरफोर्स 2022 के अंदर आया, मतलब अभी अग्निवीर का एग्जाम उसके अंदर आया, ताज़ा क्वेश्चन है। देखो उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है? आप सभी का क्या आंसर होगा? 90+ स्टूडेंट का क्या आंसर होगा? 90+ स्टूडेंट का क्या आंसर होगा? अभी बता सकता हूँ। 90+ स्टूडेंट का आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कि शून्य गुरुत्व है। सभी को यह कॉन्सेप्ट पता है कि जहां पर अपनी गुरुत्व शून्य होगा वहां पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा। बट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है मेरे भाई, यहाँ पर शून्य गुरुत्व नहीं होता है। इसके अंदर आपको क्या है बता रहा हूँ। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी है कि उपग्रह की सतह द्वारा प्रतिक्रिया बल वह शून्य होता है। मतलब जो उपग्रह की जो देखो आपको पता है, अगर आपने एक जो वो है मूवी है टिक टिक टिक, ओके, एक मूवी है टिक टिक, इस हिसाब से कुछ मूवी है टिक टिक मूवी है, उस मूवी के अंदर आपने ये देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होता है, मतलब जो अपना जो इंडिया का जो होता है उपग्रह होता है, अगर उसको चांद के ऊपर जब हम भेजते हैं तो उसके अंदर जो सवार होते हैं, मतलब उसके अंदर जो होते हैं यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स हवा के अंदर उड़ने लग जाते हैं। मतलब उस उपग्रह के अंदर जब एक एस्ट्रोनॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जब जाता है तो वो हवा में उड़ता हुआ जाता है। ऐसे नहीं है जैसे हम पृथ्वी के ऊपर ऐसे यहाँ से लेकर ये मतलब वैसे नहीं होते हैं, वो हवा के अंदर उड़ते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये किसकी वजह से रहा? क्यों? क्योंकि ये उपग्रह की जो सतह है उसका प्रतिक्रिया बल है वो शून्य है मेरे भाई। वहाँ पर जो उपग्रह की सतह है उसका प्रतिक्रिया बल क्या है? उपग्रह की जो सतह है मेरे भाई, देखो इसको सुनो, बड़ा जबरदस्त, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ। देखो आज अगर मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं? क्योंकि पृथ्वी क्योंकि मैं पृथ्वी के ऊपर एक बल लगा रहा हूं और पृथ्वी मेरे ऊपर एक बल लगा रही है। ये बात समझिए, पृथ्वी का एक प्रतिक्रिया बल है मेरे ऊपर, बट वहां पर जो उपग्रह की जो सतह है वह उसका कोई प्रतिक्रिया बल ही नहीं है। तो उपग्रह की सतह, अगर मानो पृथ्वी का मेरे ऊपर कोई प्रतिक्रिया बल ही ना हो तो मैं तो हवा में उड़ने लग जाऊंगा।
सेम ये कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होता है क्या, कि जो उपग्रह की जो प्रतिक्रिया बल है उसका मान शून्य हो जाएगा, और अगर उसका मान शून्य हो जाएगा तो वो हवा में उड़ने लग जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भाई इतना डीप कॉन्सेप्ट से कोई नहीं पढ़ा है मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर इतने डीप कॉन्सेप्ट से कोई नहीं पढ़ा है मेरे को, इतनी प्रैक्टिकल चीज़। ओके, और भाई बस आपसे इतना ही हम चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करते रहो, बस हमसे कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो शेयर करो, वीडियो पूरा देखो। अगला क्वेश्चन देखो कि एम द्रव्यमान का कोई भाग है वो एक्स, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई अगर आपको मैथ आती है ना, मतलब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फिजिक्स के काम नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैथ भी आनी चाहिए। मैथ के अंदर कौन सा चैप्टर, आपको मैथ के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम का एक चैप्टर है, उनशिष्ट और निम्नशिष्ट, वो भी आपको आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आपके पास है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कैपिटल एम, मानो ये कैपिटल एम मास का कोई पिंड है, ठीक है, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया है, मानो ये किसका भाग और एक ये भाग, इसका मास है वो है एक्स एम और इसका मास है वो क्या होगा, अगर इसका मान एक्स एम है तो आपको कमेंट करो कि इसका मान कितना हो। इसका मान ऑब्वियसली इसका मान, अगर इसका मान एम है तो इसका मान क्या होगा, क्या इसका मान होगा अपना एम इंटू 1 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको अगर ऐड करेंगे तो अपना कैपिटल एम आएगा। भाई इतनी समझ आप में होनी चाहिए। देखो एक्स का मान क्या होगा, जिसके लिए इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दिखता हूँ। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, पहले तो कोई ये चीज फाइंड आउट करनी, क्या कि एफ बराबर जी एम, एम का मान आपके पास एक्स एम और एम टू एम 1 माइनस एक्स बटा आर स्क्वायर। अब सर ये कहाँ से है भाई, कुछ नहीं किया मैंने कि जी एम वन एम टू, एम वन की जगह मैंने ये रखा और एम टू की जगह मैंने ये चीज पुट की, बस कुछ नहीं किया। अब देखो इसको अगर आप आगे मल्टीप्लाई करते हो तो जी बराबर जी इंटू एक्स एम स्क्वायर 1 माइनस का एक्स बटा आर स्क्वायर। अब देखो अब भाई ट्विस्ट अभी आएगा क्वेश्चन के, ट्विस्ट क्या है देखो कि इसके अंदर आपको पूछा क्या कि एक्स का क्या मान होना चाहिए। भाई देखो मैं क्वेश्चन को इस पर एक सिंगल कॉन्सेप्ट से आपको एक सिंगल क्वेश्चन से आपके दो कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा आपको। भाई वीडियो पूरा देखना है मेरे भाई। देखो अब क्वेश्चन ये पूछा कि एक्स का मैक्सिमम मान, एक्स की मैक्सिमम मान के लिए आपको एक्स का मैक्सिमम मान कितना, एक्स का मान कितना होना चाहिए जिसके लिए एफ का मान मैक्सिमम पूछा किसका गया है, पूछा गया आपको एक्स का। मतलब अगर आपने उच्चिष्ट निम्नलिष्ट को पढ़ा है तो वहां पर आपको ये पता है कि हमें उच्चिष्ट निम्नलिष्ट अगर निकालना है, अगर हमें उच्चिष्ट और निम्नलिष्ट अगर हमें निकालना है तो आपको पता है कि एफ का मान क्या होता है कि एफ का मान ही आपको पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आपको पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी का मान आपको यहाँ पर 0 करना पड़ता है, ठीक है। ओके सो उसके बाद में आपका क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपको सर ये अब आपका क्या डाउट है कि सर यहाँ पर ये एक्स और ये डी टी कहाँ है। भाई एक्स की जगह आपको रखना पड़ेगा एफ और टी की जगह आपको रखना पड़ेगा एक्स। तो अभी देखो आपको करना पड़ेगा डी एफ अपॉन डी एक्स। ये बात समझ मेरे दोस्त, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको डी एफ अपॉन डी एक्स का मान आपको निकालना, ठीक है, डी एफ अपॉन डी एक्स का मान आपको निकालना। अब देखो डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आपको देखो आपको एक्स एफ के सापेक्ष एफ का आपको अवकलन डी आपको एफ का अवकलन है वो एक्स के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा है कि आपको एफ का अवकलन है वो एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा। अब इसका अवकलन करो आप, इसका अवकलन कितना होगा, इसका होगा एक्स जी। चलो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो इस कॉन्सेप्ट बड़ा मैं आपको थोड़े अच्छे से मैं चाहता हूँ मेरे भाई को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलो मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताऊंगा यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैं कम पढ़ा लूँ बट अच्छा पढ़ाऊँ। देखो आगे देखो आप देखो अब देखो इसके अंदर आपके पास है एम एक्स। अब देखो आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। एम को भूल जाओ, देखो ए बराबर जी एक्स एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। अब देखो अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। देखो अगर आप इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो तो देखो जी अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, एम स्क्वायर अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो अब आपको करना है एक्स का पहले आप ये काम करो, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ना मेरे दोस्त, हो जाएगा। आगे देखो एक्स माइनस एक्स क्यूब या फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, बटा आर स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो आप, जी एम स्क्वायर 1 माइनस का 2x अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर करो आप। देखो अगर आप इसे 0 के बराबर करते हो तो 1 माइनस का 2x बराबर 0, 1 माइनस 2x बराबर 0, तो 1/2 बराबर x। यानी कहना मतलब ये है कि आपका x का मान 1/2 होगा। भाई दोस्त ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर इतना टाइम लिया। अगला क्वेश्चन देखो आप कि अगला क्वेश्चन अपना है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल एक अपना संरक्षी बल है, और आपने आरएसएस से पढ़ा, ने आपको क्या बताया कि संरक्षी बल वह बल होते हैं जो जिसके पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वह पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके पर्टिकुलर वो डायरेक्शन है, यानी कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ है, अगर आप बैठे हो तो आपके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ है।
मतलब उसका एक क्या है, उसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन, इसलिए वह गया अपना संरक्षित बल। अगला क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्व बल एफ जी निर्भर नहीं करता है। मैं दोस्त क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, निर्भर नहीं करता है। देखो एफ बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर है ना, यानी कि यह जो मास का जो प्रोडक्ट हो रहा है ये इसके गुणनफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये जो लगने वाला जो बल है वह द्रव्यमानों के गुणनफल पर डिपेंड करेगा, वह गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक पर भी निर्भर करेगा और दोनों के मध्य की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। बट कभी भी एफ का मान है वह मास के योग पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा मेरे दोस्त। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि दो गोले हैं जिसके मध्य एम और कैपिटल एम के मास है और वह वायु में स्थित है, उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर इतना है तो यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को अपेक्षित घनत्व 3 वाले लिक्विड से भर दिया जाता है तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा भाइयों? सेम कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बड़ा चढ़ा कर दे देगा। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल है वह दोस्तों अप्रभावित रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो अगर मेरे बीच में अगर कोई माध्यम आ जाएगा तब भी मेरे पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही होगा। अगर ये मार्कर अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे पकड़ कर अगर ये मेरे हाथ में है तब इसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना, अगर ये पृथ्वी के ऊपर होगा तब इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होगा। अगर आप बैठे हो तो आपके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी समान है, अगर आप किसी बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हो तब भी आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल समान है। मैं कहने का मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, बट दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण बल है यह अपना जी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर जी परिवर्तन होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का है वो आपका, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मैंने बताया कि जी का मान कैपिटल जी है वह केवल मापन की पद्धति पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो जी कैपिटल जी है गुरुत्व के नियतांक है वह केवल मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। तो आप जाओ ऑप्शन नंबर ई के अंदर, यह केवल पिंडों के बीच की माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह हमेशा और हमेशा मापन की पद्धति पर डिपेंड करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे यार। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे ना तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ गया, अगर हाँ यार हमने कुछ पढ़ा है यार गुरुत्वाकर्षण चैप्टर इसके अंदर, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। और आर एस सर है वो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ही अच्छे से आपको बताते हैं। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ना तो आर एस से पढ़िए आप डीप से। इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक समान आर रेडियस के तांबे के ठोस गोले हैं को परस्पर एक दूसरे के पास में वो रखा जाता है तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो कैपिटल एम दिया गया है, ना ही आपको रो दिया गया है, आपको केवल आर दिया गया है। अब देखो आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या होगा, जी या फिर एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है ना। अब जी m1 m2 सेम है तो एम में यहाँ पर ऐसे कहता हूँ कि ये एम स्क्वायर होगा। अब एम की जगह आपको रखना पड़ेगा ये रो, एम बराबर आपको पता है कि रो बराबर एम अपॉन वी होता है। ठीक है, तो एम बराबर रो वी। ओके, तो आपको पता है वी का मान कितना होता है, वी का मान आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब सर आपने यहाँ पर रो क्यों लिया? भाई रो कांस्टेंट होता है, पृथ्वी का जो घनत्व है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखो आप जी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो का होल स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे आगे अगर आप उसे सोल्व करते हो तो आपका जी 4/3 पाई आर की घात 4 रो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने मतलब एफ, लेकिन एफ समानुपाती आर की घात 4 होगा। ओके, तो दोस्तों आपको बताया कि एफ का मान समानुपाती आर की घात 4 होगा। ये कब होगा? जब आपको क्वेश्चन के अंदर मास वगैरह कुछ नहीं मिल जाते। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे भाई। बस आपसे इतनी आशा करता हूँ, इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्त सपोर्ट करो। सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे भाई आप में। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है ये भारत के हर एक स्टूडेंट के पास है और वो पहुँचाने का काम केवल आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फेसबुक पर, हर एक जगह इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों जय हिंद और जय भारत। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना है। उस ग्रुप के अंदर आपको पर्टिकुलर 500+ क्वेश्चन की PDF मिलेगी। तो उस PDF को आपको सोल्व करना है और कोई क्वेश्चन ना आए कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब दोस्तों जय हिंद जय भारत।